हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। अभी एक दुर्घटनावश हाथ में चोट लग गई जिससे आपका वीडियो का क्रम बिगड़ गया। उसके लिए खेद है। लास्ट सेशन में हम जब पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण 1905 से 1919 के मध्य। आज हमें तीसरे चरण को पढ़ना है। तीसरा चरण बहुत विस्तृत है जिसमें मुख्यतः हमें देखना होगा गांधीवाद और गांधी के सिद्धांतों को। और गांधी के जब हम सिद्धांतों को देखते हैं तो गांधी के सिद्धांत कोई एक क्रम में हमारे सामने नहीं आते हैं। गांधी के सिद्धांत अलग अलग आंदोलन के क्रम में अलग अलग रूप में हमें देखने को मिल रहे हैं। गांधी जी ने जो शुरुआत की वो हम देख चुके थे। उन्होंने एक क्षेत्रीय आंदोलन से शुरुआत करते हैं चंपारण में, जिसे बाद में वह अहमदाबाद मिल खेड़ा आंदोलन तक लेकर जाते हैं और उसके बाद वह राष्ट्रीय पटल पर अपने आंदोलन की प्रक्रिया को जारी रखते हैं। तो जब गांधी जी राष्ट्रीय पटल पर सामने आते हैं तो वह एक दौर, जिस दौर में प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है और उसकी समाप्ति का कालखंड आ रहा है, और जब हम प्रथम विश्व युद्ध को देख रहे थे 1914 से 1919 के मध्य, उसमें गांधी जी अंग्रेजों को समर्थन देते हैं और समर्थन के बदले गांधी जी को कहीं ना कहीं अंग्रेजों द्वारा पुरस्कृत किया जाता है, जैसे केसर-ए-हिंद और जूलू पदक के द्वारा। किंतु जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद रॉलेट एक्ट जैसी घटना होती है, रॉलेट एक्ट जैसा एक कानून आता है जिसमें न अपील थी, न वकील था, न दलील थी, केवल वह एक ऐसा काला कानून जिसके द्वारा अंग्रेज किसी भी भारतीय को कैद कर सकते थे बिना उस पर केस चलाए, बिना उसकी दलील सुने। और यह जो एक्ट आया, इस एक्ट ने बहुत कुछ चीजें भारत के पटल पर बदली और सबसे ज्यादा बदलाव गांधी जी की मानसिकता में आया। गांधी जी की जो मानसिकता थी कि अंग्रेज भारत में रूल ऑफ लॉ लेकर आएंगे, जो इंग्लैंड में गांधी जी पढ़कर आते हैं कानून की किताबों में, वह सोच पा रहे थे कि शायद वह भारत में ऐसा करें। किंतु ऐसा जब रॉलेट एक्ट होता है उससे पूरा साफ हो जाता है कि अंग्रेजों की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि वह रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन को भारत में स्थापित करें। तो आज के सेशन में हम तृतीय चरण के 1919 के बाद की घटनाओं से लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन तक पढ़ रहे होंगे। इसके बाद का दूसरा जो पार्ट आएगा उसमें हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट और उसके बाद अगस्त प्रस्ताव और भारत छोड़ो आंदोलन, देश की आजादी को समझ रहे होंगे। और मैंने यह सोचा है कि अलग से एक सेशन क्रांतिकारी आंदोलन से लिया जाए, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन जैसी संस्थाओं को हम देखने और उसके बाद आजाद हिंद फौज को हम देखेंगे। उस सेशन को हम अलग से रखने की प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं इस सेशन की ओर। तो सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने भारत में कानून लेकर आए जिसका नाम शॉर्ट में रॉलेट एक्ट पड़ा 1919 में, जिसका पूरा नाम था द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, जो कि भारत की होने वाली क्रांतिकारी घटनाओं को रोकने के लिए महत्वपूर्ण था। भारत में जितनी भी क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी, या जिसे बाद में कई किताबों ने, आलोचना होनी चाहिए कुछ किताबों की, जिन किताबों ने भारतीय क्रांतिकारियों को क्रांतिकारी आतंकवादी की संज्ञा दी है बहुत लंबे समय तक, और आज भी कई किताबें इसको कोट करती हैं क्रांतिकारी आतंकवादी, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे नाम आते हैं। तो ऐसे क्रांतिकारी आंदोलन को रोकने के लिए एक एक्ट लेकर आए जिसका नाम था द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून था। तो बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून इसको कहा जाता है। कई बार परीक्षा में सीधे प्रश्न बनता है कि किस कानून को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा जाता है, तो वह रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में गिरफ्तारी होती है सत्यपाल सिंह और सैफुद्दीन किचलू की। इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में एक
सभा को आयोजित किया जाता है जलियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर में अवस्थित है। और यह घटना बैसाखी के दिन हुई थी। हजारों की संख्या में भीड़ जुटी थी और वह आंदोलनरत थी इस बात को लेकर कि रॉलेट एक्ट को वापस लिया जाए और सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल सिंह को इसमें बरी किया जाए। किंतु यह एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी का बिंदु बनता है और एक बड़ी ट्रेजेडी इसमें देखने को बाद में बचती है कि गांधी जी इसमें बच जाते हैं, जो कि विलंब से वहां पहुंचते हैं। ऐसा कुछ यहां देखने को मिलता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ। बैसाखी के दिन रॉलेट एक्ट में सत्यपाल सिंह सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी होती है, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग में भीड़ इकट्ठा हुई थी। बैसाखी का दिन था, अमृतसर स्थान था, किंतु उस समय का सेना का जनरल डायर वहां आता है और भीड़ पर, निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलवा देता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 1000 लोगों की इसमें जान चली जाती है। और जनरल डायर इतनी निर्मम हत्याकांड, इसको हत्याकांड भी कहना बड़ा बुरा सा है, अजीब सा लगेगा, क्योंकि यह एक तरह से नरसंहार था, जिसका बदला बाद में उधम सिंह लेते हैं जनरल ओ डायर को मारकर। तो जनरल डायर ने भीड़ पर गोलियां चलवा दी। इसके कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। शंकर नायर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल थे। अगर हम देखें तो वायसराय की परिषद में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति सत्येंद्रनाथ सिन्हा थे। यह शंकर नायर हैं जो कि वायसराय की कार्यकारी परिषद से जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इस्तीफा देते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेजों द्वारा हंटर आयोग का गठन किया जाता है। हंटर आयोग यह मानता है कि अमृतसर में हुआ यह हत्याकांड गलत था, किंतु वह जनरल डायर को इसमें इस बात को लेकर बरी कर देता है। वह कहता है कि प्रयोग, जो इतना बल का प्रयोग हुआ वह अधिक था, मगर बल प्रयोग गलत नहीं था। तो एक तरह से एक माफी नामा या फिर कहें कि बरी करना इस केस से हंटर आयोग को देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि उनको, यानी कि अंग्रेजों को, इस हत्याकांड से कोई ज्यादा गिलानी का भाव अंदर नहीं आया, यह देख पा रहे हैं। गांधी जी उसी दौर में थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कहते हैं कि गांधी जी थोड़ा विलंब से पहुंचने वाले थे, इस वजह से वो शायद बच भी गए, यह माना जाता है। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अलग अलग संधियां हुई। वर्साई की संधि जर्मनी के साथ हुई थी और तुर्की के साथ हुई थी सेवर्स की संधि। जिस कालखंड में हम इस चीज को पढ़ रहे हैं उस समय तुर्की का जो प्रमुख होता था वह दुनिया भर के मुसलमानों का खलीफा होता था। तो खलीफा जो होता था उसका रूप यह होता था, इसका पद का रूप यह होता था कि वह दुनिया भर के मुसलमानों का नेतृत्व करता था। जीतने वाले मुल्क थे इंग्लैंड और फ्रांस। इन दोनों ने एक तुर्की के सामने शर्त रखी कि खलीफा के पद को समाप्त कर दिया जाएगा, जिसका दुनिया भर में विरोध हुआ, भारत में भी विरोध हुआ। गांधी जी ने यह माना कि अगर हिंदू मुसलमान के इस आंदोलन में समर्थन करता है तो यह आजादी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और हिंदू मुसलमान एकता अगर एक होती है तो हम आंदोलन को और प्रखर रूप में अंग्रेजों के सामने रख पाएंगे। तो खिलाफत आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय पटल का पहला आंदोलन था। तो तुर्की के साथ सेवर्स की संधि हुई, और सेवर्स की संधि को अगर देखें तो सेवर्स की संधि ने खलीफा पद को क्या कर दिया, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया, खलीफा का पद समाप्त कर दिया। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो मुस्लिम बंधु कर रहे थे उनका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली। उनके नेतृत्व में एक अधिवेशन आयोजित किया जाता है दिल्ली में, खिलाफत आंदोलन अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी करते हैं। यह आंदोलन दिल्ली में हुआ, किंतु बाद में तुर्की का खलीफा यानी कि मुस्तफा कमाल पाशा खुद स्वयं खलीफा पद को छोड़ने की स्वीकृति प्रदान कर देता है। यानी कि वह कहता है कि मैं खलीफा स्वयं नहीं रहना चाहता, मैं पहले तुर्की का विकास करूंगा, बाद में मुस्लिम
नेताओं के रूप में प्रतिष्ठित होऊंगा। तो जिस व्यक्ति के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं, अगर वही वह आंदोलन वापस लेता है तो वह आंदोलन वहीं समाप्त हो जाता है। तो यह आंदोलन का कोई नया रूप देखने को सामने नहीं आता है, कोई सफल प्रयास नहीं दिखाई देता है। यह आंदोलन अपने लक्ष्य की प्राप्ति किए बगैर समाप्त हो जाता है। किंतु गांधी जी राष्ट्रीय पटल पर छा चुके थे और दूसरा, हिंदू मुसलमान एकता का बीज वह बो चुके थे। फिर गांधी जी पहला मूवमेंट असहयोग आंदोलन राष्ट्रीय पटल पर पूरे देश भर में असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं 1 अगस्त 1920 को। अगर हम देखें तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इसे कहते हैं। तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट क्या कहता है कि 1 अगस्त 1920 को शुरुआत हुई। जिस दिन शुरुआत हुई उसी दिन बाल गंगाधर तिलक, मराठा केसरी बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई, जिनके उपलक्ष्य में एक तिलक कोष का निर्माण किया गया इस आंदोलन को चलाने के लिए। यह आंदोलन अहिंसावादी आंदोलन था और इनका मानना था कि यह आंदोलन अपने स्तर पर पहुंचेगा तो हम आजाद होंगे। और गांधी जी ने इस आंदोलन के मध्य में कहा कि 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी, यानी कि 1 वर्ष में स्वराज मिल जाएगा। मगर अगर हम इसमें देखें तो गांधी जी थोड़ा अंग्रेजों से विमुख होते हैं। रॉलेट एक्ट के बाद और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वो और ज्यादा विमुख हो जाते हैं अंग्रेजों से, जिस कारण वह केसरे हिंद और जूलू युद्ध पदक को वापस कर देते हैं अंग्रेजों को। किंतु जब यह आंदोलन चल रहा था तो इसमें विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जा रहा था, अंग्रेजों के स्कूल, अंग्रेजों के कॉलेज का बहिष्कार हो रहा था, छात्र इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। किंतु जब 1 वर्ष बीता इस चीज को, तो जो जनता का धैर्य था, पेशेंस था, वो जवाब देने लगा। जनता का धैर्य, पेशेंस जवाब देने लगा। और जनता का जब धैर्य और पेशेंस जवाब देगा तो एक बात है, कई लोग कहते हैं कि जो शांति है ना वो कमजोरों का गुण है। कमजोरों का गुण नहीं, सबसे बलशाली का गुण शांति होता है, अहिंसा होता है। अगर कोई व्यक्ति आपके 1 थप्पड़ मारता है और बदले में आप 1 थप्पड़ उसके मार देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी धैर्य रखने की क्षमता शून्य है। और यदि कोई अत्याचार कर रहा है तो उसे पहले समझाना, हिंसा का जवाब हिंसा से न देकर उसे पहले समझाना, उसको मौका देना अपनी गलती को सुधारने का, यह एक शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। गांधी जी यह मानते थे कि अहिंसा बहुत ही ज्यादा अधिक शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है और यह भारतीय जनता में पाया जाता है। दूसरा, एक और बात थी, अहिंसा को अपनाने का कारण यह भी था कि भारत में अगर देखें तो भारत में हिंसा का स्थान कभी नहीं रहा है। हिंसा को सबसे अंतिम प्रयास के रूप में भारत में चुना गया है। अगर हम देखें रश्मि रथी का 3य सर्ग, जब भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाने के लिए सभा में आते हैं तो वह क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि आप अपना पूरा राज्य रख लीजिए, केवल 5 ग्राम आप दे दीजिए। और फिर दुर्योधन क्या कहता है? दुर्योधन वह भी नहीं दे सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, प्रजा की आस वह ले न सका। जब नाश मनुज पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है। तो रश्मि रथी का जो 3य सर्ग है वह क्या कह रहा है कि अंतिम प्रयास भी करना चाहिए। अगर शांति का प्रयास हो सके तो शांति का अंतिम प्रयास भी हमें करना चाहिए। वही गांधी जी का रूप रहा, उन्होंने अहिंसा को अपनाया। किंतु जनता अहिंसा को नहीं, इतना धैर्य नहीं था कि वह अहिंसा को इतने लंबे समय तक चला पाए। तो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हो रहा, विदेशी वस्त्रों को जला रहा है और इस जलाने और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार को रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी कहा है। और जब जनता का धैर्य जवाब देता है तो चौरी चौरा जैसी घटना होती है। 4 फरवरी 1922 को जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक स्थान है चौरी चौरा, वहां पर कुछ आंदोलनकारियों को पुलिस वाले थाने ले आए, उनको कैद कर दिया। जनता भड़क गई, उन्होंने पूरे थाने को आग लगा दी, जिसमें 3 नागरिक और 22 पुलिस वालों की मृत्यु हो गई। तो 3 नागरिक और 22 पुलिसकर्मी की इसमें जलकर मौत हो गई। 4 फरवरी 1922 को यह घटना हुई और इस घटना ने गांधी जी के मन को झकझोर दिया। कई लोगों ने
यहां पर आलोचना की है। और गांधी जी 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिसकी आलोचना सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता कर रहे हैं। उनका मानना था कि आंदोलन अपने प्रखर पर है, इस आंदोलन को वापस नहीं लेना चाहिए। किंतु गांधी जी समझते थे कि भारतीय नागरिक जो निहत्थे हैं, जिनके पास हथियार भी नहीं है, और अंग्रेज जिनके पास अच्छी बंदूकें हैं, रेलवे के साधन हैं, हर जगह अपनी पुलिस फोर्स भेज सकते हैं, हम उनका सामना नहीं कर सकते। तो उन्होंने हिंसा को नहीं अपनाया और इस आंदोलन को वापस ले लिया, और गांधी जी को 6 वर्ष की कैद हो गई। गांधी जी को कैद हुई तो गांधी जी के आंदोलन में 2 तरह के लोग थे, एक परिवर्तनवादी और एक अपरिवर्तनवादी। यानी कि परिवर्तनवादी यह मानते थे कि अंग्रेजों की व्यवस्था में घुसकर अंग्रेजी सिस्टम यानी कि जो तंत्र है उसको बदला जाए। दूसरा अपरिवर्तनवादी दल क्या कहता था, वह कहता था कि जनता के मध्य जाकर, जनता के बीच घूम घूम कर हमें जनता को यह बताना है कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं और अंग्रेजों से हमें किस प्रकार से स्वतंत्रता लेनी है। यह एक बहुत बड़ी विडंबना है देश की कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और हमें 100 वर्ष लगते हैं 1857 तक यह समझने में कि भारत गुलाम है। तो यह एक विडंबना थी भारत की। तो परिवर्तनवादी दल एक पार्टी का गठन करता है जिसका नाम था स्वराज पार्टी 1923। यह स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में होता है। इसके अध्यक्ष थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। इसका जो गठन है वो गया अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता CR दास कर रहे हैं, वहां से तय होता है। और बाद में CR दास और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देते हैं और वह चुनाव प्रक्रिया में शामिल होते हैं। केंद्रीय विधानमंडल के चुनावों में अगर हम देखें तो 101 विधानसभा सीटों में 40 सीट लेकर का स्वराज पार्टी विधानमंडल में शामिल होती है। बाद में 1925 के चुनावों में 1925 में विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बनते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो विट्ठल भाई पटेल थे 1925 में। बाद में CR दास की मृत्यु होती है और स्वराज पार्टी कमजोर होती है। किंतु भारत में संविधान की मांग करने वाली पहली पार्टी 1932 में 1932 में स्वराज पार्टी ही थी। तो भारतीय में अगर देखें संविधान की मांग करने वाली पहली पार्टी स्वराज पार्टी थी। इसके बाद भारत में हर 10 वर्ष बाद कानून के सुधार की बात होती थी। इन सुधारों में अगर देखें तो सबसे पहले 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हमें देखने को मिलता है। फिर 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार देखने को मिलता है और उसके 10 वर्ष बाद एक नए कानून की बात होती है। और उस कानून को समझने के लिए, भारतीय भावनाओं को समझने के लिए इंग्लैंड में साइमन कमीशन, साइमन आयोग का गठन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता जॉन साइमन कर रहे थे और इसमें प्रत्येक सदस्य अंग्रेज था और इस कारण इसका विरोध भारत में होता है। 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है जॉन साइमन की अध्यक्षता में। इसे श्वेत कमीशन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। 1928 में यह अधिवेशन भारत पहुंचता है और इसका प्रत्येक जगह विरोध हो रहा था। इस विरोध के क्रम में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की लाठी मारकर हत्या कर दी जाती है। और अंत में जब लाला लाजपत राय जब लाठी पड़ रही थी तो उनका एक कथन है कि मेरे ऊपर मारी गई, मेरे ऊपर भांजी गई यह अंग्रेजों की लाठियां अंग्रेजी ताबूत में आखिरी कील का कार्य करेंगी। तो आप समझ सकते हैं कि लाला लाजपत राय के जो शब्द थे 1928 में वह कितने कारगर होते हैं और यही आगे के मूवमेंट को, क्रांतिकारी आंदोलन को, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों को मोटिवेट करते हैं। तो विरोध में इसके विरोध हो रहा था तो लाला लाजपत राय की हत्या कर दी जाती है। तो अंग्रेज एक बात कहते हैं कि अगर साइमन कमीशन का आप विरोध कर रहे हैं तो कुछ ऐसा खुद ड्राफ्ट बनाकर भेजिए जिससे हमें लगे कि आपको क्या चाहिए। तो एक भारत में रिपोर्ट तैयार होती है, इसका नाम था नेहरू रिपोर्ट 1928। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट तैयार होती है जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट, जिसमें 19 मूल अधिकारों की बात की जाती है। किंतु इसका विरोध एक तरह से मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे
जवाहरलाल नेहरू स्वयं कर रहे थे इसका विरोध, और यह रिपोर्ट सक्सेसफुल नहीं रही और बाद में साइमन कमीशन 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश करता है। नेहरू रिपोर्ट के बाद लाहौर अधिवेशन होता है कांग्रेस का। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, जिसमें 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर लाहौर में झंडा फहराया जाता है और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। यानी कि जो लक्ष्य था स्वराज का, वो पूर्ण स्वराज में बदल गया। अब ये स्वराज और पूर्ण स्वराज का मतलब यह है कि पहले हम डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे थे और फिर हम फुल फ्रीडम की बात कर रहे थे, इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे कि अंग्रेज सारे यहां से चले जाएंगे और भारत की सत्ता केवल भारत के द्वारा ही और भारत के नागरिकों के द्वारा ही तय होगी। तो लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्धि का चरम बिंदु माना जाता है। दूसरा, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस, यह बाद में भारतीय संविधान के लागू होने की डेट बनता है, क्योंकि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर पूर्ण हुआ, किंतु भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ जब हम गणतंत्र बने। और इन सब के बाद सबसे बड़ी घटना यह होती है कि अंग्रेज नमक पर कर लगा देते हैं, और नमक एक आम वस्तु है। नमक पर यदि कर लगाओगे तो घर घर में यह कर की मार जाएगी, और यह जो नमक है यह हर घर में प्रयोग होता है। तो गांधी जी ने इसका पुरजोर विरोध किया, और उसी दौर में आप देख रहे हैं कि प्रेमचंद नमक का दरोगा नामक एक कहानी लिख रहे हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च यात्रा से होती है। दांडी मार्च यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के मध्य 78 अनुयायी गांधी जी के साथ चले, और 375 किलोमीटर यात्रा करने के बाद साबरमती से यह यात्रा दांडी तक पहुंचती है, और गांधी जी समुद्र के किनारे नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ते हैं। नमक कानून को तोड़ते हैं और इसी आंदोलन को, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा रहा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसमें खुदाई खिदमतकार या लाल कुर्ती आंदोलन भी उत्तर पश्चिम में, जो कि आज का वर्तमान सिंध प्रांत या पाकिस्तान प्रांत है, उसमें देखने को मिलता है, जिसका नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान कर रहे थे। और इनको क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी। क्वेश्चन पूछा जाता है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है, जिन्होंने लाल कुर्ती या खुदाई खिदमतगार आंदोलन शुरू किया सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। कानून तोड़ने के कारण, गांधी जी के द्वारा नमक कानून तोड़ने के कारण 4 मई 1930 को गांधी जी को यरवदा जेल में बंद कर दिया जाता है, और गांधी जी यरवदा जेल में अंग्रेजों के द्वारा बंदी बना लिए जाते हैं। इस आंदोलन में बच्चों की सेना को वानर सेना और लड़कियों की सेना को मंजरी सेना कहा जाता है। और यह आंदोलन जब आगे बढ़ता है तो उसी दौर में हम देख रहे हैं कि गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में आयोजित किए जा रहे थे। गांधी जी को बाद में अंग्रेज कहते हैं कि आपको जो भी मांग है वह हमारे सामने रखिए, और फिर एक पैक्ट समझ में आता है, गांधी इरविन समझौता। उस समय का वायसराय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के मध्य 5 मार्च 1931 को एक समझौता होता है, जिससे आगे की रणनीति को तय किया जाता है, किंतु यह पैक्ट भी, यह समझौता भी असफल रहता है। तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन यह 2 पार्टों में है। जब वह समझौता होता है और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी इंग्लैंड जाते हैं और वहां से वापस लौटते हैं और खाली हाथ लौटते हैं, जिसके बाद दोबारा यह आंदोलन शुरू होता है, किंतु गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यह एक महत्वपूर्ण सेशन, और इसके बाद का दूसरा पार्ट हम अगले सेशन में देख रहे होंगे। उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतने थोड़ा विलंब रहा, थोड़ा चोट के कारण, तो इस कारण यह क्लासेस प्रॉपर नहीं हो पाई, मगर आगे प्रयास पूरा सफल रहेगा कि आगे की क्लासेस प्रॉपर हों। और हिस्ट्री के समाप्त होने के बाद हम पॉलिटी की कक्षाएं भी शुरू करने वाले हैं। तो अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।